Hello, Jai Hind students. Very good evening, everyone. I welcome you all on this amazing platform. क्या सभी लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर्ली आ रही है? क्या मैं प्रॉपर्ली दिखाई दे रही हूँ? फटाफट से बता दीजिए। तो आज के मेरे पर्सनल फेवरेट चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे। तुम लोगों का भी फेवरेट बन जाएगा, ये देखना। प्यारा सा चैप्टर है, स्कोरिंग सा चैप्टर है। हाँ जी, सब लोगों को आवाज प्रॉपर्ली आ रही है? एवरीथिंग फाइन, ऑल गुड, ऑल सॉर्टेड? ओके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करी थी, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करें। लेट्स सी, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कितना याद है ये पता चलेगा। लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, आज बाकी के क्वेश्चंस कवर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, इन अ डबल फर्टिलाइजेशन क्या बन रहा होता है? 30 सेकेंड्स का टाइमर है, जवाब दीजिए। आई होप रिविजन किया होगा, क्योंकि जो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था ना बेटा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, मतलब आ ही रहे हैं पिछले 2-3 साल से। तुम लोग जितना मक्खन लगा सकते हो उतना लगा लो, लेक्चर तो उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मक्खन लगा लो तो मैम खुश हो जाएंगी तो 15 मिनट में छोड़ देंगी। तो बेटा ये गलत फहमी में मत रहना। चलो बताओ फटाफट से। ओके सही जवाब यहाँ पे हमारे पास में क्या जाएगा? स्टॉपिंग द पोल, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जाइगोट एंड एंडोस्पर्म। 66.26। ये क्या हुआ ये? हाँ जी, बढ़ाओ भाई परसेंटेज। जाइगोट एंड एंडोस्पर्म बन रहा था सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, दो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहे थे। एक मेल गैमीट एग के साथ में फ्यूज हो रहा था, दूसरा मेल गैमीट दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज हो रहा था। ये हम लोगों ने कवर कर लिया था। ठीक है, आगे बढ़े। अगला, ये वाला तो नहीं, ये क्वेश्चन, हाँ ठीक है, ये वाला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। ओके, टेक योर टाइम एंड आंसर दिस। पढ़ लो रे प्यारे दुलारों। आज के चैप्टर में वैसे भी तुम लोगों को पूरा फोकस करना है क्लास में। हाँ, पहले से ही बोल दे रही हूँ, जो भी आज हम लोग क्लास में पढ़ेंगे उसको क्लास में याद करके जाने की कोशिश करना। डाइवर्सिटी एक ऐसा टॉपिक है, बाद में अगर तुमने इसको पढ़ने की कोशिश करी कि बाद में हम लोग इसको याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर दिक्कत परेशानी है मेरे बच्चे। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो ये हैं? ओके, इस क्वेश्चन का जवाब देखें तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 65.69। यही कुछ 60-65% बच्चे हैं क्या? हाँ देखो, एंटोमोफिलस फ्लावर्स का मतलब क्या है, इस चीज को ध्यान से सुनना। वो जो इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेट होते हैं, हम लोग इतने सारे जो फ्लावर्स देखते हैं उनके इतने कलर्स, इतने ब्राइट कलर्स, इतनी अच्छी स्मेल क्यों होती है फ्लावर में? ऐसे ही होती है क्या? तो नेचर में कोई भी चीज ऐसे ही मौजूद नहीं होती। ठीक है, उस चीज का एक कारण होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तुमको, ये जो ब्राइट कलर्स हैं या फिर जो इतनी अच्छी स्मेल आती है फ्लावर से, ये इसलिए आती है जिससे कि इंसेक्ट अट्रैक्ट हो फ्लावर से और अल्टीमेटली उसको पॉलिनेशन में मदद कर सके। इससे मैं तुम लोगों को एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एनसीईआरटी में मेंशन्ड है ये एग्जाम्पल, का नाम है सेक्सुअल डिसीट, यानी कि सेक्सुअल धोखा। गुरु माता किताब में ये एग्जाम्पल मेंशन है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि नेचर किस हिसाब से अपने आप को अडाप्ट करता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल लगता है ये मुझे। तो ये है कहानी बम्बल बी और ऑर्किड फ्लावर की। ठीक है, तो ये जो ऑर्किड फ्लावर है, इसने अपने आप को टाइम के साथ में ऐसा अडाप्ट कर लिया है, इस प्रकार से इवॉल्व कर लिया है कि ये फीमेल बम्बल बी की तरह दिखता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो मेल बम्बल बी होता है ना, वो फीमेल बम्बल बी से अट्रैक्ट होते होते आता है कि भैया फीमेल बम्बल बी कहाँ है, फिर उसको ऑर्किड दिख जाता है, जो कि एक्चुअल में ऑर्किड है, लेकिन दिख कैसा रहा है? फीमेल बम्बल बी जैसा। तो मेल बम्बल बी तो बड़ा खुश होकर आ जाता है कि ये देखो मेरी साथी। अब जैसे ही वो आता है, वैसे उसको रियलाइजेशन होता है कि एल लो जी,
हो गया काम, ये तो फ्लावर निकला, है ना। तो यहाँ पे अब जब तक उसको इस चीज का रियलाइजेशन होता है तब तक उसके पूरे शरीर पे पोलन ग्रेन्स चिपक चुके हैं। अब वो दारू का ग्लास हाथ में लेकर भैया जा रहा है कि चलो अब ये हुआ है, धोखा हुआ है मेरे साथ में, देवदास बनते हुए वो जा रहा है। फिर उसको दूसरा ऑर्किड दिखता है, दूसरा ऑर्किड यानी कि दूसरा फीमेल बम्बल बी जैसा दिखने वाला फ्लावर, वो उसके पास में जाता है कि चलो अब मुझे जीवन साथी मिलेगा। फिर उसको पता चलता है, फिर वो ग्लास भी तोड़ देता है कि भैया मेरा हो गया है, जीवन से भरोसा मेरा उठ चुका है। लेकिन एक्चुअल में बम्बल बी ने यहाँ पे पॉलिनेशन तो करवाई दिया ना, पॉलिनेशन यानी कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंच गया भैया, पॉलन ग्रेन्स तो पहुंच ही गए हैं। तो बम्बल बी ने उड़ते उड़ते ऑर्किड के पॉलिनेशन में मदद करवा दी है। तो जरा ऑर्किड की तुम इमेज देखोगे, चलो गूगल करते हैं भैया, कहाँ है गूगल देवता, ये रहे, आ जाओ, सर्च करते हैं ऑर्किड। इसको लिख देते हैं बम्बल बी, बम्बल बी ऑर्किड, ये रहा। इसके इमेजेस देखो, अब ये देखो, ये एक फ्लावर है, ये एक इंसेक्ट जैसा लग रहा है, ये फीमेल बम्बल बी जैसा दिख रहा होता है लेकिन ये एक्चुअल में फ्लावर है। तो देखो भाई कितना कितना बेहतरीन यहाँ पे आपका अडाप्टेशन है। नेचर में इसी प्रकार से इसने अपने आप को अडाप्ट किया, क्योंकि इसको कैसे कहता है, ऐसा पॉलिनेशन तो करवाना है अपना, तो इसने अपने आप को ऐसे अडाप्ट किया है। भैया अडाप्टेशन तो लोग अलग अलग प्रकार से करते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें समझाती हूँ, एक मोथ होती है जो अपने आप को इतना ज्यादा कड़वा बना लेती है टेस्ट में कि एनिमी जब उसको खाने आएगा तब वो एक बार में ही ऐसा हो जाएगा कि छी 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 क्या खा लिया, तो अगली बार से उसको खाने ही नहीं आएगा। तो उसने अपने आप को ऐसा अडाप्ट किया है, पॉइजन खा खा कर उसने अपने शरीर को एकदम कड़वा जहरीला बना लिया है। तो इसी प्रकार से ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट करते हैं। अब इससे हमें सीखने को क्या मिलता है प्यारे दुलारों, कि तुम भी थोड़ा अडाप्ट करो इस बढ़ते माहौल के चलते। चार्ल्स डार्विन ने क्या बोला है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, नेचुरल सिलेक्शन है भैया। अगर तुम फिट नहीं बने ना, तुम अगर बकर करते रहे तो फिर दिक्कत परेशानी है, अपने आप को अडाप्ट करना पड़ेगा। इतने सारे बच्चे एनडीए का एग्जाम देने वाले हैं, तुम ही क्यों सिलेक्ट करें, तुम में ऐसा क्या खास है, तुम भी तो कमेंटबाजी कर रहे हो, कुछ खास करो, दूसरे बच्चों से आगे बढ़ो, थोड़ा सीरियस हो जाओ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is a form of asexual reproduction in plants? हाँ जी, थैंक यू सो मच। मैं थैंक यू बोलने का मन करता है मुझे बार बार जब जब तुम सही जवाब देते हो। स्टॉपिंग द पोल सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसकी हम लोगों ने चर्चा करी थी। पोटैटो में ट्यूबर था, उसके बाद में मिंट में सकर था, और ब्रायोफिलम, स्वीट पोटैटो, ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप्स इनटू अ फ्रूट? ओके, बढ़िया। स्टॉपिंग द पोल सही जवाब क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओवरी। ओव्यूल सीड बनाता है, ओवरी फ्रूट बनाती है। इसको क्या हुआ, 79.41, ठीक है, ये हमारा ओवरी हो जाता है। इसके बाद में अगला सवाल आता है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पॉलिनेशन इन प्लांट्स?
इससे आसान क्या क्वेश्चन होगा। मैं तुम्हें मौका दे देती हूँ कि तुम 100% ले आओ तो मैं भी फोटो खींच के डालूं भैया इंस्टाग्राम पे कि देखो कितना प्यारा बैच है। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ट्रांसफर ऑफ पोलन टू द ओव्यूल। डेफिनेटली इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलो बाकी के क्वेश्चंस हम इससे रिलेटेड बाद में करेंगे। अब हम हमारे इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं जो कि है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। स्टार्टिंग में समझ लो तो बाद में समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता और बायो का मतलब होता है जीवित यानी कि जैव यानी कि लिविंग, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो हम लोगों को विविधता देखने को मिल रही है, जो वेरिएशन देखने को मिल रहा है। अब तुम अपने घर से बाहर निकलो, तुम्हें कितने अलग अलग वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं। तुम्हें तुम्हारे एक तो छोटे भाई बहन दिख रहे हैं, वो भी अलग ही प्रजाति के होते हैं। उसके बाद में तुम्हें आम का पेड़ दिख रहा है, गुड़हल के फूल दिख रहे हैं, या फिर घास दिख रही है, या फिर कुत्ता दिख रहा है, बिल्ली दिख रही है। कितने वेरिएशन, घर से बाहर निकलते ही इतने वेरिएशन हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो भैया ये सोचो ना कि इस धरती पे कितने होंगे, कितने स्पीशीज है इस धरती पे, तुम्हें पता है 10 मिलियन स्पीशीज है, जिसमें से हम सिर्फ 2 मिलियन स्पीशीज को जानते हैं। 8 मिलियन स्पीशीज ऐसे हैं, 8 मिलियन स्पीशीज ऐसे हैं जिनको आज तक हमने देखा नहीं है। पता नहीं कैसे दिखते होंगे यार, वो कैसे होते होंगे, हमें कोई आइडिया नहीं है। हम अभी भी उनको तलाश कर रहे हैं, अभी भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्यों जाने हम इतने सारे स्पीशीज को, हम इंसान को संभाल लें, वही बहुत बड़ी बात है। हम क्यों दूसरी स्पीशीज के बारे में पढ़ रहे हैं? हाँ, हम क्यों प्रोजेक्ट एलिफेंट चला रहे हैं, क्यों प्रोजेक्ट टाइगर चला रहे हैं, क्यों उनके 30 और 50 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं? वाई? क्योंकि हम एक चीज 6-7 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं बच्चे, फूड चेन, फूड वेब, यानी कि सारे स्पीशीज जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां से मैं इस आउल को हटा दूं तो क्या होगा? तो चूहों का नंबर बढ़ जाएगा, चूहों का नंबर बढ़ जाएगा तो घास कम हो जाएगी, घास कम हो जाएगी तो सॉइल इरोजन होगा, और सॉइल इरोजन क्या करता है ये तुम ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हो। यानी कि एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज के ऊपर डिपेंडेंट है, और हर एक स्पीशीज यानी कि कोई भी स्पीशीज अगर गायब होती है तो अल्टीमेटली हमारे ऊपर फर्क पड़ेगा। और ये तो बहुत बड़ी बात है भैया, हमारे ऊपर फर्क पड़ रहा है। अब तुम ये सोचो कि वो 8 मिलियन जो स्पीशीज हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे और उनकी वजह से हमें फर्क पड़ रहा होगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो हमारे दिमाग में यह है कि जो 2 मिलियन स्पीशीज हमें पता है, अगर उनको ही हम लोग बचा के रखें तो शायद हम थोड़े से बच सकते हैं। तो इसीलिए हमें जानना जरूरी है कि कौन कौन से 2 मिलियन स्पीशीज हैं, जिससे कि हम उनको बचाने के लिए प्रयत्न कर सके। राइट, अब बचाने के लिए प्रयत्न करने के लिए हम लोग इतने सारे प्रोजेक्ट्स चला रहे होते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट चला लिया, प्रोजेक्ट टाइगर चला लिया, अलग अलग प्रोजेक्ट्स इस प्रकार से हमारे चल रहे होते हैं, इसीलिए जिससे हम सुरक्षित रह सके। लेकिन इतने 2 मिलियन स्पीशीज को पढ़ें कैसे? 2 मिलियन यानी कि 20 लाख स्पीशीज को कोई एक इंसान याद रख सकता है क्या? उनके बारे में सारे फीचर्स याद होना, वो कैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं, उनके लिविंग पैटर्न्स क्या हैं, उनके बिहेवियरल पैटर्न्स क्या हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये एक बार के लिए हमने पता भी कर लिया तो हमें याद कैसे रहेगा? हमें याद रहना जरूरी है जिससे कि हम उनके बारे में कुछ सोच सकें। तो इन 20 लाख को हम याद कैसे रखें, इसका तरीका मैं तुम्हें बताती हूँ। तो एक एग्जाम्पल देती हूँ जो मैं हमेशा देती हूँ, तुम्हें पता है। फॉर एग्जाम्पल, अंबानी की बेटी है, बहुत सारे कपड़े हैं उसके पास में, बहुत सारे। इमेजिनरी सिचुएशन बता रही हूँ तो मेरी इस सिचुएशन में गलतियां मत निकालना प्रभु। तो उसके पास में बहुत सारे कपड़े हैं। अब फॉर एग्जांपल उसे एक इवेंट में जाना है जहाँ पे उसको रेड कलर की साड़ी पहननी है। अब वो अपने 1 घंटे में उसको जाना है, ठीक है, 1 घंटे का उसको टाइमर दिया गया है। अब वो 1 घंटे में साड़ी ढूंढेगी कि अपना हेयर एंड मेकअप कराएगी, क्या कराएगी? वो इतना सारा काम है उसके पास में। तो ये मत बोलना कि मैम उनके पास तो बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, वो उनकी मदद कर देंगे। लेकिन अब इतने सारे कपड़ों में से अगर उसको छांटना हुआ तो वो छांटने में उसको इतना वक्त लग जाएगा, फिर वो तैयार कब होगी भैया? तो अगर उसने अपने कपड़ों को अच्छी तरह से तय कर कर रखा होता, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक जगह उसने घर पे पहनने वाले कपड़े रखे, एक जगह बाहर जाने वाले कपड़े पहन रखे, बाहर जाने वाले कपड़ों में एक जगह साड़ी रख रखी, एक जगह सूट रख रखे हैं, साड़ियों में एक जगह रेड कलर की साड़ी, एक जगह ब्लैक कलर की, ब्लू कलर की, येलो कलर की, ऐसे साड़ियों में डिविजन कर रखा है। तो जब उसे जाना होगा तो वो आराम से देखेगी बाहर जाने वाले कपड़े ये हैं, इसमें साड़ियों का सेक्शन ये है, इसमें रेड कलर की साड़ी ये है। आराम से उसने ढूंढ लिया, आराम से उसे पता चल गया कि भैया इस कंपार्टमेंट से मुझे साड़ी निकालनी है, उसका काम आसान हो गया। यानी कि उसने चीजों को तय करके रखा था। तय करके रखने का मतलब उसने चीजों को क्लासिफाई करके रखा था, तो उसके लिए आसान हो गया। उसी प्रकार से अगर हम जो भी सारे स्पीशीज हैं,
ठीक है, उन सारे स्पीशीज को अगर हम इसी प्रकार से जमा के रखें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा ये समझना कि ये पर्टिकुलर जो स्पीशीज हैं ये एक जैसा बिहेव कर रहे हैं, ये वाले स्पीशीज एक जैसा बिहेव कर रहे हैं। तो मैंने उनको अलग अलग खंडों में रख दिया है जिससे कि मेरा उनको पढ़ना बहुत ज्यादा आसान हो जाए। ये हो जाता है, दिस इज नोन एज क्लासिफिकेशन। इसी को क्लासिफिकेशन बोला जाता है जो हम पर्टिकुलर इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब रही बात तुम लोगों की, तो तुम लोगों की प्रजाति मेरी समझ के बाहर है भैया। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूं, नहीं मैम हम तो गॉसिप गर्ल्स बने हुए हैं, हम तो गॉसिपे करेंगे। बेटा तुम फाउंडेशन के बच्चे नहीं हो, नोटिफिकेशन आ गया है, अब तो बतियाना बंद कर दो। अब भी तुम्हें सिखाना पड़ेगा कि मत बतियाओ यार, मत बात करो यार, बार बार मैं बोलूं फिर चिल्लाऊं कि तुम मत बात करो, तुम मत बात करो। बच्चे हो क्या? हाँ, कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? डिफेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? डिसिप्लिन कहाँ है तुम्हारा? एसएसबी में क्या नौटंकी कर आओगे कि हाँ हम तो बड़े डिसिप्लिन है, हम तो बड़े डेडिकेटेड है? कहाँ है तुम्हारा डेवलपमेंट? अभी से कोई डेवलपमेंट नहीं है क्या तुम्हारा? डे 1 से डेवलपमेंट शुरू हो जानी चाहिए डिसिप्लिन का। तुम्हें ये पता होना चाहिए अगर सामने कोई पढ़ा रहा है तो एटलीस्ट हम उस चीज़ के ऊपर फोकस करें। नहीं हम तो बतियाने में लगे हुए हैं, हम तो यहीं पे अपना अच्छा खासा वो शादी.com चलाएंगे, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हाय ये हाय वो। सही बिहेवियर नहीं है यार, तुम खुद सोचो यार, बार बार मेरे बोलने से क्या ही मतलब है ना जी। तो बात यहाँ पे आ जाती है क्लासिफिकेशन, यानी कि चीजों को जमा कर अगर हम लोग प्रॉपरली रखेंगे तो हमारे लिए उनको पढ़ना आसान हो जाएगा। और पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि सारे स्पीशीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो अल्टीमेटली हमारे ऊपर फर्क पड़ेगा इसीलिए। अब कोई तो इंसान ऐसे होंगे जिन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया होगा, जिसने शुरुआत करी है, उनके बारे में पढ़ना जरूरी है। हाँ अब उनका कैंसिल हो चुका है, रिजेक्ट हो चुका है उनका सिस्टम, लेकिन उन्होंने शुरुआत करी थी इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अरिस्टोटल ने शुरुआत करी थी और उन्होंने सिर्फ 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था सारे ऑर्गेनिजम्स को, एक थे प्लांट्स और एक थे एनिमल्स। लेकिन क्या इसमें सारे ऑर्गेनिजम्स आ पाएंगे? बैक्टीरिया कहाँ जाएगा, फंगस कहाँ जाएगा, कहाँ रखेंगे उन सबको? कुछ नहीं ये बता पाए, इसीलिए इनका जो सिस्टम था वो कैंसिल कर दिया। अब बात आ जाती है कि एक्सेप्ट किसके सिस्टम किए गए। तो आर.एच. विट्टेकर, रॉबर्ट विट्टेकर और कार्ल वीस, इनके थोड़े से एडवांस क्लासिफिकेशन सिस्टम्स थे। हम जिनको एक्सेप्ट करते हैं वो सर आर.एच. विट्टेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कि 5 खंडों में विभाजित कर दिया गया है सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को। 5 खंड बनाए, उनमें अलग अलग उनके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर दिया है। कौन सी प्रॉपर्टीज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं? सेल का स्ट्रक्चर यानी कि प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि वो हेटेरोट्रॉफिक हैं या फिर ऑटोट्रॉफिक हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की कम डेवलप्ड है या ज्यादा डेवलप्ड है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ऑर्गन सिस्टम्स प्रॉपर बने हुए हैं। तो ये 3 बेसिस पे 5 खंडों में विभाजित किया गया है सारे ऑर्गेनिजम्स को। ये हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो ये समझो हायरार्की ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है। यानी कि 5 खंड तो हैं, जैसे कि अंबानी की बेटी के पास 2 खंड थे, एक बाहर जाने वाले कपड़े, एक घर में पहनने वाले कपड़े। बाहर जाने वाले खंड के अंदर खंड हैं, है ना, कि भैया यहाँ साड़ी और यहाँ सूट। फिर साड़ी वाले के अंदर और खंड हैं, यहाँ रेड, यहाँ ब्लैक, यहाँ व्हाइट, यहाँ ब्लू, है ना। यानी कि खंड के अंदर खंड है, खंड के अंदर खंड है, यानी स्पेसिफिकेशन बढ़ता जा रहा है। बाहर जाने वाले कपड़ों में साड़ी, साड़ी में रेड कलर की साड़ी, तो स्पेसिफिकेशन बढ़ता जा रहा है। उसी प्रकार से हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन किया है उसमें भी इसी प्रकार की हायरार्की है, खंड के अंदर खंड, खंड के अंदर खंड। सबसे बड़ा जो खंड होता है उसको किंगडम बोला जाता है। उसके अंदर फाइलम आता है, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज। इस प्रकार से ये हायरार्की है। याद करने का तरीका बताती हूं, PCO फंगस, ठीक है। यहां पे देखो, P से फाइलम, C से क्लास, O से ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए ऑर्डर और जीनस के बीच में क्या आता है। तुम जवाब दो दोगे ऑर्डर और जीनस के बीच में फैमिली, या फिर फैमिली और स्पीशीज के बीच में क्या आता है? जीनस, ठीक है। यानी कि एक स्पीशीज सबसे छोटा खंड होता है और एक ही स्पीशीज के 2 ऑर्गेनिजम्स इंटरब्रीड कर सकते हैं। इंटरब्रीड करने का मतलब नए ऑर्गेनिज्म को पैदा कर सकते हैं, एक ही स्पीशीज के 2 ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो हम लोगों ने वो पढ़ा था ना, एक्रोसोम जो स्पर्म के हेड में होता है जिसमें एंजाइम्स होते हैं, उससे एग जो है वो स्पीशीज को ही आइडेंटिफाई बेसिकली कर रहा होता है। लेकिन कभी कभार अलग अलग स्पीशीज का भी हम फ्यूजन करवाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि गधा और घोड़ा क्या बनाते हैं? खच्चर बनाते हैं, म्यूल बनाते हैं। लेकिन ये तो बन गया,
तो फिर कैसे दो अलग अलग स्पीशीज इंटरब्रीड नहीं कर सकते? खच्चर बना तो है लेकिन खच्चर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, खच्चर अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकता, राइट? तो इसीलिए एक ही स्पीशीज के दो ऑर्गेनिजम्स इंटरब्रीड कर सकते हैं। ये हायरार्की है, ये हमें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल उन 8 मिलियन स्पीशीज में से हमें कोई एक नई स्पीशीज देखने को मिली। अब उस स्पीशीज को सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कैसा दिख रहा है, ये जानवर जैसा दिख रहा है या प्लांट जैसा दिख रहा है, बैक्टीरिया जैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है। फिर उसका एक प्रॉपर नामकरण किया जाएगा, फिर उसको एक खंड में डाला जाएगा। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है एक स्पीशीज को आइडेंटिफाई करके उसको एक खंड में डालने की, इस पूरी प्रक्रिया को टेक्सोनोमी बोला जाता है। इस ब्रांच ऑफ साइंस को टेक्सोनोमी बोला जाता है। बच्चे कहाँ लिखा है? ये लिखा है टाइटल में, ठीक है। और इस ब्रांच के बारे में हम लोगों को कैरस लिनियस ने बताया था। कैरस लिनियस ने ही एक किताब लिखी थी सिस्टेमा नेचुरे, जिसमें उन्होंने इन सारी चीजों के बारे में बताया था। ऑल्सो सर कैरस लिनियस ने हम लोगों को बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर दिया था। क्या मतलब है? नामकरण करना सिखाया था। नाम तो दोगे ना कुछ स्पीशीज को। अब जैसे मैं पहले मध्य प्रदेश में रहती थी, मेरा पूरा आई वॉज बोर्न एंड बॉट अप इन मध्य प्रदेश, तो वहां पे सब्जियों के नाम बहुत अलग थे और यहाँ पे एकदम अलग है भैया। जैसे वहां पे लौकी बोला जाता है बॉटल गोर्ड को। तो अब मैं गई सब्जी लेने, अब सब्जी लेने गई तो मैंने उनको बोला कि भैया 1 किलो लौकी दे दो। लौकी खाने का मन तो नहीं करता लेकिन अब खानी पड़ती है बिकॉज इट इज़ वेरी न्यूट्रिशियस। तो उन्होंने बोला क्या दे दो मैडम? एक तो मराठी, तो मैं समझने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने बोला लौकी ये रखी तो है भैया। तो उन्होंने बोला घिया, ऐसा बोलो घिया। बाकी आलू को बटाटा बोलते हैं। तो मतलब बहुत सारी अलग अलग, यानी कि ये तो सिर्फ 2 स्टेट्स के बीच में है। अगर हम नेशनल लेवल्स पे बात करें तो फिर तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा। अगर एक स्पीशीज़ को हम यहाँ किसी नाम से जानते हैं, वहाँ किसी और नाम से जानेंगे, तो हमें एक यूनिवर्सल सिस्टम चाहिए ना नेमिंग का। यूनिवर्सल तरीके पर हम उसको एक ही नाम से जाने। तो वही यूनिवर्सल नामकरण कैसे किया जाए किसी भी स्पीशीज का, वो हमें सिखाया है सर कैरलस लिनियस ने। इस चीज को देखते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आया था एक एग्जाम छोड़कर, उससे पहले, हाँ एक एग्जाम छोड़कर उससे पहले क्वेश्चन बायनोमियल नोमेनक्लेचर से आया था। इसमें आप सबसे पहले लिखते हैं जीनस और फिर लिखते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का स्पीशीज। ऐसे 2 नामों में नामकरण, जैसे सौम्या गुप्ता, जीनस और स्पीशीज ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अब जीनस जो है इसको बोला जाता है जेनेरिक नेम, ये नोट करते जाना बच्चे, जेनेरिक नेम। और स्पीशीज को बोला जाता है स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है। अब ये जो जीनस का नाम है ये कैपिटल में लिखा जाता है और स्पीशीज का नाम स्मॉल में लिखा जाता है। जब इनको हम लिखते हैं तब या तो हम इनको इंडिविजुअली अंडरलाइन करें या तो इनको इटैलिक्स में लिखा जाता है। जैसे ऐसे ये फॉर एग्जांपल अगर इटैलिक्स में लिखा हुआ है तो फिर इनको अंडरलाइन करने की आवश्यकता नहीं होती है। अमीबा प्रोटियस का पूछा था कि नाम कौन सा सही तरीके से लिखा हुआ है, यानी रूल्स भी इंपॉर्टेंट है। इटैलिक्स में लिखा है तो अंडरलाइन नहीं करेंगे, अगर सीधा सीधा लिखा हुआ है तो फिर इसको अंडरलाइन करना हमारे लिए आवश्यक हो जाएगा। जैसे हम हमारी ही बात करें तो हम क्या हैं? वी आर होमो सेपियंस। तुम्हारी स्पीशीज का मुझे पता नहीं है, जो समझ नहीं पा रही है कि एग्जाम नजदीक आ रहा है। होमो सेपियंस, ठीक है। यानी कि हमारा जीनस क्या है? होमो। हमारा स्पीशीज क्या है? सेपियंस। और पता है तुम्हें 10,000 साल पहले हम जैसे 6 स्पीशीज थे। सिर्फ ये सेपियंस ही हैं जो अभी तक सर्वाइव कर पाए हैं। मेरी फेवरेट बुक है सेपियंस। जब आपका सिलेक्शन हो जाए तब जीवन में कभी एक बार इस किताब को पढ़िएगा। बेहतरीन किताब है, बेहतरीन किताब। मैंने कम से कम 3 से 4 बार इस किताब को पढ़ा है और दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट्स में भी सबसे टॉप पे मैं इसको फेवरेट ही बोलूंगी। सेपियंस का मतलब ही होता है स्मार्ट, होशियार। हम इतने होशियार थे कि अभी तक हम ही सर्वाइव कर पाए। सर्वाइव वही कर पाएगा जो सबसे फिटेस्ट होगा, चार्ल्स डार्विन, है ना। वैसे ही मैंगो की बात करें तो मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मेंजिफेरा इंडिका। तो मेंजिफेरा क्या हो गया? जीनस हो गया। इंडिका क्या हो गया? स्पीशीज हो गया। वैसे ही प्याज की बात करें तो प्याज को बोला जाता है एलियम सेपा। और छुई मुई की बात करें तो मिमोसा पुडिका। मैम सबके नाम याद रखने पड़ेंगे? नहीं, नहीं याद रखने। रूल्स पता होने चाहिए, कौन सी चीज क्या दर्शा रही है ये चीज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो रही बात बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। अब आप मुझे बताएंगे, तुम्हारे मुंह से टेप हटाऊं, कि यहां तक चीजें क्लियर हैं कि नहीं है हम लोगों की? बताइए। क्लियर बच्चे?
मुंह से टेप हटाए, अगर कोई भी दोबारा चल रहा है दोबारा से टेप लगा दूंगी मैं। ठीक है, ऑल क्लियर, ऑल सॉर्टेड। बढ़िया टॉपिक है, आराम आराम से समझ में आता जाएगा और क्लास की क्लास में याद करते जाओ इसको, मजा आएगा फिर। ठीक है, यस। होमो इज द जीनस बच्चे। अब कैसे पूछ रहे हो, तो होमो का मतलब क्या है, जीनस, मतलब वो जीनस है, उसका सेपियंस जैसा कोई ऐसा मतलब नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आज के सबसे पहले माइंड में आपका वेलकम कीजिए। देखो यार, ये डाइवर्सिटी जो था ना, इसने मुझे बड़ा परेशान किया था 11th-12th में, जब मैं 11th-12th में थी तब। मुझे याद है मेरा हाफ ईयरली एग्जाम था 11th में, और अगले दिन मेरा बायो का पेपर था एंड आई वाज स्ट्रॉन्गेस्ट इन साइंस। मेरा साइंस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट था, और रात में करीब 11 बज रही थी और मेरा बायोलॉजी में सिर्फ डाइवर्सिटी टॉपिक बचा हुआ था, क्योंकि मैंने इसको बहुत बार पढ़ने की कोशिश की लेकिन नहीं याद होता था। मैं वहाँ पे ऑलमोस्ट रोने की हालत में थी, और मैं टिपिकल थी पढ़ाकू। तो पापा को पता था कि अगले दिन एग्जाम है तो इसको सो जाना चाहिए, नहीं तो ये पढ़ती रहेगी, इसको रोकना पड़ेगा। तो पापा आए और पापा ने देखा कि इसके आंखों में तो आंसू भरे हुए हैं भैया, कि क्या हो गया। तो मैंने बोला पापा ये चैप्टर तो नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि ये हाफ ईयरली निकालो, उसके बाद में देखते हैं क्या करना है। हाफ ईयरली निकला, नहीं आए मेरे नंबर अच्छे उसमें, डाइवर्सिटी के क्वेश्चंस गलत कर दिए मैंने। फिर मैंने ये तरीका डाइवर्सिटी चैप्टर से ही निकाला था माइंड मैप का। और ये ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कोई नया तरीका ईजाद कर लाई हूँ, ये मैंने खुद ने इस चीज़ को सोचा था कि मैं कैसे याद कर सकती हूँ। तो जब मैं पढ़ती थी इस चीज़ को क्लास में, उसके बाद मैं घर आके रफ कॉपी में ऐसे मार्किंग्स करने की कोशिश करती थी कि यहाँ एरो बनाया, इससे ये चीज़ कनेक्टेड है, ऐसे ऐसे। तो फिर उससे माइंड मैप मैंने थोड़ा सोचा कि ऐसा ऐसा बनाया जा सकता है। फिर जब नेट पे देखा तो इसको माइंड मैप का नाम दिया जाता था, तो मैंने बोला कि बढ़िया चीज़ है। तो डाइवर्सिटी टॉपिक तुम्हें माइंड मैप से ही याद होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। यहाँ पे एनिमल डाइवर्सिटी, प्लांट डाइवर्सिटी और ये वाला जो मैं माइंड मैप बनाने वाली हूँ, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। क्यों होंगे, अब इस चीज़ को तुम समझोगे। अभी माइंड मैप के ही बलबूते पे ये पूरा चैप्टर चलेगा बेटा, बनाते जाना इसको साथ साथ में। ठीक है, तो बेसिकली ये माइंड मैप हमें ये बताएगा कि वो जो 5 खंड थे ना, जो सर R.H. विटेकर ने हमें दिए थे, ऑन द बेसिस ऑफ सेल का ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और एक और कौन सा बेसिस आ गया था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि टिश्यू लेवल है या फिर ऑर्गन लेवल ऑफ सिस्टम्स है। तो इन तीनों के बेसिस पे उन्होंने 5 किंगडम्स कैसे बनाए थे, ये माइंड मैप हमें ये बताएगा। तो उन्होंने सारे ऑर्गेनिजम्स को 2 हिस्सों में डिवाइड करा था बच्चे। ठीक है, एक तो हो जाएंगे प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक हम जानते हैं जो कि प्रिमिटिव लेवल वाले होते हैं, और प्रोकैरियोटिक हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं। तुम्हें कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं मिलेगा जो पूरा प्रोकैरियोटिक होगा, हमेशा यूनिसेलुलर ही होते हैं प्रोकैरियोटिक। और यहां पे लिख लो यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक के अंदर तुम्हें जितने बैक्टीरिया पता है, सारे बैक्टीरिया इसके अंदर आते हैं। यहाँ पे मैं किंगडम का नाम लिख देती हूँ, उस किंगडम को बोला जाता है मोनेरा। जितने बैक्टीरिया होते हैं सारे के सारे इसके अंदर आते हैं, यानी कि सारे बैक्टीरिया आपके प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर यहाँ पे आते हैं। यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक तो आपका यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। हाँ जी, तो यहाँ लिखो यूनिसेलुलर, यहाँ लिखेंगे आप मल्टी सेलुलर। ओके, यूनिसेलुलर के अंदर आपका जो एक किंगडम आ रहा है, यानी कि यहां से हमें समझ में आ रहा है यूकैरियोट में यूनिसेलुलर आपका आ जाता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर पता है कौन आता है, अमीबा। अमीबा हम समझते हैं कि वो यूनिसेलुलर है तो वो प्रोकैरियोटिक होगी, नहीं, वो वेल डेवलप्ड यूकैरियोट होती है आपकी, हमारे जैसा उसमें डाइजेशन हो रहा होता है। अमीबा, प्रोटिस्टा, ये अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। उसके बाद में मल्टी सेलुलर में हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस कि उनके पास में सेल वॉल मौजूद है कि नहीं है। हमारे पास सेल वॉल है, नहीं है, तो सेल वॉल अगर नहीं है तो हमें अलग कर दो भैया पहले ही। सेल वॉल अगर नहीं है तो हम आएंगे इन किंगडम एनिमेलिया। हम हैं एनिमल्स, सोशल एनिमल्स, है ना। कभी कभार वो सोशल वर्ड हट जाता है और हम जब अकेले एनिमल्स रह जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे सेल वॉल अगर मौजूद है तो फिर 2 हिस्सों में डिवाइड करो कि भैया आप खुद से खाना बना पाते हैं। हाँ जी, मैगी बना लेते हैं, नहीं,
हेटरोट्रोफिक, खुद से खाना, खुद से रॉ मटेरियल्स बना रहे हैं अगर, तो आप आएंगे प्लांटी के अंदर, आप हैं प्लांट, बधाई हो। चौथा किंगडम ये रहा। उसके बाद में पांचवें किंगडम की यहाँ पे बात करें तो अगर आपके पास में सेल वॉल है और आप अगर हेट्रोट्रोफिक हैं, हेट्रोट्रोफिक में भी पैरासिटिक या फिर सैप्रोफिटिक, तो आप आ जाते हैं फंगस के अंदर, आप हैं फंगस, किंगडम फंजाई। तो हमारे पास में ये 5 किंगडम्स आ जाते हैं। अगर आप प्रोकैरियोटिक हैं तो आप अलग ही हो गए हैं, आप बैक्टीरिया हैं सारे। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर हैं तो प्रोटिस्टा, नहीं तो फिर एनिमल्स हैं। अगर सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल है तो खुद से खाना बना पा रहे हैं तो प्लांट, नहीं बना पा रहे हैं तो फंगस। और ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ये हमें दिया था सर RH व्हिटेकर ने। किस बेसिस पे दिया था ये हम चर्चा कर चुके हैं। एक और नाम वहां पे नीचे लिखा हुआ था सर कार्ल वीज का। सर कार्ल वीज ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, तो उन्होंने क्या अलग ही नए किंगडम बना दिए थे? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। उन्होंने 6 किंगडम में क्या किया था, ये जो मोनेरा है ना, इसी को उन्होंने 2 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया था। बैक्टीरिया आते हैं, है ना, तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हम हमारे आसपास हर जगह देख रहे हैं, जैसे कि दही में मौजूद जो लैक्टिक एसिड बैसिलस बैक्टीरिया होता है, एक वो हो गया, या फिर हमारे स्टमक में कुछ गुड बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, या फिर हमें बीमारी कॉज करवाने वाले जो बैक्टीरिया हैं जो हमारे आसपास मौजूद होते हैं, जो टीबी करवा रहे हैं, टाइफाइड कोलेरा वगैरह करवा रहे हैं। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे आसपास हर जगह मौजूद हैं। वो बैक्टीरिया अलग कैटेगराइज कर दिए उन्होंने, जिनको बोला जाता है यू बैक्टीरिया। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इतने ज्यादा हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं जहां पे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते रहना, जैसे कि डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स जहां पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, डेजर्ट्स में या फिर एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट्स में, ऐसी जगह जहां पे हम सर्वाइव नहीं कर सकते। उनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर ही अलग होता है, वो नॉर्मल पेप्टिडोग्लाइकन वाली सेल वॉल के बने भी नहीं होते। ऐसे स्पेशल बैक्टीरिया को उन्होंने अलग रख दिया कि भैया इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है तो इनको आप अलग ही रखिए। आर्की बैक्टीरिया। तो अब हमारे पास में कितने किंगडम हो गए? 1 2 3 4 5 6, और ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया हम लोगों को? सर कार्ल वीज ने दिया। तो यहां पे मैं उनका नाम लिख देती हूँ, कार्ल वीज, ठीक है। और यहां पे आर्की बैक्टीरिया के नीचे तुम लोग लिख लेना सर्वाइव इन हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो यहां से तुम्हें 5 किंगडम्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई है। हर एक किंगडम को अलग अलग रटने की आवश्यकता तुम्हें नहीं है। अब तुम्हारे मुंह से टेप हटाया जाए जरा, क्लियर है? यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी तो नहीं है? ऑल गुड, ऑल सॉर्टेड, ओके, बढ़िया। ये हमारा पहला माइंड मैप था। अब जब हम एक एक किंगडम के बारे में पढ़ेंगे तो हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं इन सारी चीजों को, राइट? ओके, शाबाश। कार्ल वीज है बेटा, WOESE, ठीक है, ओके। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। जैसे हमने मोनेरा की बात करी, तो मोनेरा में तुम देखो ना, वही सारी चीजें हैं जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि भैया नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, हाँ हाँ पता है, प्रोकैरियोट होता है। यूनिसेलुलर है, हाँ पता है, प्रोकैरियोटिक हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं। सेल वॉल हो सकती है, नहीं हो सकती है, ये वो ठीक है, इनकी जरूरत नहीं है। जरूरी पॉइंटर्स क्या है कि वो प्रोकैरियोटिक है, बस उतना। कौन कौन आता है इसके अंदर? साइनोबैक्टीरिया आता है, साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है। बाद में बताऊंगी इसको ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों बोला जाता है। बेसिकली ये एल्गी की तरह ही खुद का खाना बना सकता है, लेकिन ये एक्चुअल में प्लांट होता नहीं है, एल्गी प्लांट के अंदर आती है, तो इसीलिए इसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है, लेकिन होता ये बैक्टीरिया ही है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा के बारे में बात करें तो ये सबसे छोटा सेल था, अगर तुमको याद हो, स्मॉलेस्ट सेल, माइकोप्लाज्मा ऑल्सो नोन एज PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया। सारे बैक्टीरिया इसके अंदर आ जाते हैं। अच्छा, तुम मुझे ये बताओगे माइकोप्लाज्मा के बारे में और क्या खास बात एक मैंने तुम्हें बताई है, पहले बताइए क्या एक खास बात बताई है माइकोप्लाज्मा के बारे में स्मॉलेस्ट सेल के सिवा? क्योंकि बताई तो है।
नो सेल वॉल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कोई सेल वॉल नहीं होती इनके पास में, राइट। सारे बैक्टीरिया के पास में सेल वॉल होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई, इनके पास में सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, अब प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा यानी कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जो हैं, यूकैरियोट्स में मोस्टली सारे मल्टीसेलुलर होते हैं, एक जो यूनिसेलुलर होते हैं वो हैं आपके प्रोटिस्टा, बस वही यहाँ पे लिखा हुआ है और कोई खास बात नहीं है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे समझने जरूरी हैं, ये एज इट इज गुरु माता किताब में मेंशन्ड है। तो जो प्रोटिस्ट्स हैं उनके वे ऑफ लोकोमोशन, लोकोमोशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह तक वो कैसे चल रही हैं, कैसे मूव कर रही हैं, इस बेसिस पे ये बता रखा है। जैसे अमीबा, अमीबा के पास में इस प्रकार के सूडोपोडिया मौजूद होते हैं, सूडो यानी कि फॉल्स, पोडिया यानी कि पैर, है ना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना सूडो, वैसे ही फॉल्स बिहेवियर वाले, जिनसे बच के रहना है तुम्हें। तो सूडोपॉड्स यानी कि फॉल्स फीट, है ना, इनके पैरों का साइज बदलता रहता है कंटिन्यूसली, जैसे उन लोगों का बिहेवियर बदलता रहता है कंटिन्यूसली। पैरामेशियम की बात करें तो इनके पास में से छोटे छोटे हेयर लाइक एक्सटेंशंस मौजूद होते हैं जिनको सिलिया बोला जाता है, ये इनकी मदद से ही मूव कर रहे होते हैं। और युग्लिना, युग्लिना के पास में एक ऐसा फ्लैजुलम है, इसे एक धागे जैसे स्ट्रक्चर से कैसे मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव करता है फ्लैजुला को, आगे बढ़ता है, मूव किया आगे बढ़ा, मूव किया आगे बढ़ा, ऐसे। तो ये तीन जो इनके स्ट्रक्चर्स हैं जो उनको लोकोमोशन में मदद कर रही हैं, ये हमें पता होने चाहिए। तो प्रोटिस्टा की भी बात हो गई, तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो इसमें प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन आ रहा है। मैंने पहले ही बोला था अलग अलग कलर के पेन ले आना, ठीक है, जिससे कि घचपच नहीं होगा। अब तुम एक ही पेन से अगर लिख रहे होगे तो ऑल द बेस्ट बेटा, है ना। तो यहाँ पे तुम एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, अमीबा, पैरामेशियम, युग्लिना। ठीक है, ये तुम यहाँ पे लिख सकते हो। अब बात आ जाती है अगला जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है फंगस, जहां से क्वेश्चन आए हैं। हाँ जी, क्वेश्चन तो हर जगह से आए हैं, जहां से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं बताती जाती हूँ। फंगस जो है वो हमारा मल्टी सेलुलर यूकैरियोट है, जिसके पास में सेल वॉल मौजूद होती है। किस चीज की बनी होती है सेल वॉल? काइटिन की बनी हुई होती है। और ये हेट्रोट्रोफिक यानी कि सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कर रहा होता है, अगर तुम्हें याद हो तो, यानी कि सड़े गले खाने के ऊपर फीड करता है। और एक्सटर्नल डाइजेशन करता है, यानी कि शरीर के बाहर चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और उससे अपने न्यूट्रिएंट्स जो है वो ये एब्जॉर्ब कर रहा होता है। ठीक है, फंगस सैप्रोफिटिक। कुछ कुछ जो फंगस है वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी शो करता है, लेकिन मेजरली सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है। ठीक है, अब यहां पे एक बात आ जाती है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है लाइकेन। इससे क्वेश्चन आया था। लाइकेन होता है बेटा दो तरफा प्यार, सबकी किस्मत में नहीं होता, फंगस की किस्मत में है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यानी कि दो तरफा प्यार की यहां पे बात करी जा रही है। ठीक है, किस किस के बीच में? तो ये होता है फंगस और एल्गी के बीच में। एल्गी यानी कि काई, काई जो पैर फिसलाती है जब भी हम किसी वाटर बॉडी के पास में जाते हैं, तो फंगस और एल्गी के बीच में ये रिलेशन होता है। और एल्गी के साथ में ये एक और चीज यहाँ पे आ जाती है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। एल्गी के साथ में यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया का नाम भी आता है, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया एल्गी जैसा ही बिहेव कर रहा है। साइनोबैक्टीरिया होता एक मोनेरा है, लेकिन ये ठीक है। तो फंगस और एल्गी के बीच में सिम्बायोटिक के रिलेशनशिप होता है। ओके जी, ओके। अब लाइकेन जो होता है वो एक पोल्यूशन इंडिकेटर की तरह काम करता है। इसको पोल्यूशन बिल्कुल पसंद नहीं है, जहां पे भी पोल्यूशन होगा वहां ये ग्रो ही नहीं करेगा। यानी कि जहां पे भी ये हमें उगता हुआ नजर आ जाए वहां पे पोल्यूशन कम है, वहां पे मेजरली सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन कम होता है। तो इसको हम लिखेंगे इट एक्ट्स एज अ पोल्यूशन इंडिकेटर। जहां पे भी है वहां समझ जाओ कि भैया AQI बढ़िया है वहां का, पोल्यूशन इंडिकेटर। देखोगे कैसा दिखता है लाइकेन? देखते हैं भैया, गूगल करते हैं। कुछ इस प्रकार का दिखता है लाइकेन, कुछ इस प्रकार का, पेड़ पे लगा हुआ। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, फंगस और एल्गी साथ में रह रहे हैं यहाँ पे, ये वो चीज दर्शा रहा है। लेकिन साथ में रह रहे हैं तो एक दूसरे की मदद कैसे कर रहे हैं? तो एल्गी जो है वो फंगस को खाना देती है और फंगस जो है वो रॉ मटेरियल लेकर आता है। फंगस रॉ मटेरियल यानी सब्जी वब्जी लेकर आता है, एल्गी उसके लिए खाना बना रही होती है। इस प्रकार से इनका दो तरफा प्यार चल रहा है।
ठीक है, आपकी लाइकेन ही है बेटा जिससे बनता है तुम्हारा लिटमस पेपर, जो तुम केमिस्ट्री लैब में इस्तेमाल करते हो एसिड और बेस को डिटरमाइन करने के लिए, है ना। क्योंकि एसिड्स खट्टे होते हैं, बेसिस कड़वे होते हैं, लेकिन हर एक एसिड या बेस को तुम टेस्ट करके तो बता नहीं सकते, है ना। तो लिटमस पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। लिटमस पेपर ओरिजिनली आपका पर्पल कलर का होता है, और ये बन किससे रहा है, लाइकेन से ही बन रहा होता है। और भी इंडिकेटर्स के बारे में तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे, फेनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज वगैरह। वन ऑफ देम इज लिटमस पेपर, जिसके बारे में हम जानते हैं। अब फंगस के एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो ब्रेड के ऊपर जो मोल्ड लगता है, ब्रेड मोल्ड तुमने देखा होगा, काले काले रंग की हो जाती है ब्रेड, बहुत दिनों तक बासी ब्रेड जो हो जाती है, तो वो जो फंगस है वो राइजोपस स्टोलोनिफर होता है। तो राइजोपस जीनस हो गया, स्टोलोनिफर स्पीशीज हो गया। या फिर तुमने देखा होगा प्याज, मैंने तुमको पहले बताया है, प्याज जो होती है उसमें भी ऊपर ऊपर जो काले रंग का एक पाउडर लगा हुआ होता है, तुमने देखा होगा प्याज की ऊपर वाली परत के जस्ट नीचे या फिर ऊपर ऊपर एक काले रंग का पाउडर लगा होता है, वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है उसको, इसीलिए प्याज को धो लेना चाहिए, और चाकू को भी धो लेना चाहिए एक बार बीच में काटने के बाद में। जब तुम उसकी पहली ऊपर वाली परत निकालो तब चाकू पे भी थोड़ा बहुत लगा होगा वो फंगस, तो चाकू को भी धो लेना चाहिए। वो फंगस कौन सा है, वो एस्परजिलस नाइजर होता है, तो वो एक फंगस है। तो ये फंगस कौन से कंडीशन में ग्रो करते हैं, जब भी कंडीशन ऐसी है, बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में फंगस ग्रो करता है। बारिश का मौसम यानी कि उमस भरा है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो फंगस ग्रो करेगा। ये रहा फंगस, है ना। ओके, अब फंगस को अगर हम थोड़ा जूम करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो उसमें इस प्रकार के फाइबर्स हमें देखने को मिलते हैं। अब ये फाइबर्स को बोला जाता है हाइफे, और फाइबर्स के गुच्छे को बोला जाता है माइसीलियम। क्वेश्चन क्या आया था कि आपको हाइफे और माइसीलियम कहाँ देखने को मिलता है, तो जवाब क्या था, फंगस। इजी ही क्वेश्चन आया था। हाइफे क्या है, एक बाल है, माइसीलियम पूरे बालों का गुच्छा है, ऐसा समझ लो तुम। तो ये हो गया फंगस। अब मुझे बताओ कि यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं है, कोई डाउट है, कोई दिक्कत परेशानी तो बताइए। इज दिस थिंग क्लियर? ओके, बढ़िया। अब मेरा तुमसे एक सवाल है, ईस्ट जो होता है बच्चे, जो कि हम बेकिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं ना, ईस्ट पाउडर डाला जाता है। ईस्ट के बारे में मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये आपका यूनिसेलुलर यूकैरियोट होता है। तो इसको यूनिसेलुलर यूकैरियोट होने के कायदे से कौन से किंगडम में रखा जाना चाहिए, बताइए। यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, ये कौन से किंगडम में जाएगा? बताओ बताओ, सोचो सोचो। हेलो जी, कहाँ गए, अटक जाते हो क्या तुम लोग? शायद अटक गए हो। हाँ जी, प्रोटेस्टा में, राइट। बिल्कुल, ये आना चाहिए प्रोटेस्टा में, लेकिन 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 ये एक एक्सेप्शन के चलते आता है फंगस में, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा प्रॉपर्टीज फंगस जैसी शो कर रहा होता है, इसीलिए इसको हम लोग फंगस में डालते हैं। आना ये प्रोटेस्टा में चाहिए, लेकिन आता फंगस के अंदर है, इस चीज को हम याद रखेंगे, एक्सेप्शन है। और हमेशा एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं एक्सेप्शंस। तो ये तीन किंगडम तो हम लोगों ने समझ लिया भैया, मोनेरा क्या होता है, प्रोटेस्टा क्या होता है, फंगस क्या होता है, एवरीथिंग इज डन। अब बात आ जाती है प्लांट और एनिमल किंगडम की। अब प्लांट किंगडम का मैं तुम्हें एक ऐसा माइंड मैप बनाकर दूंगी बच्चे, जो तुम्हें सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। एग्जाम मतलब जिन भी लोगों ने बायो लिया होगा स्कूल में, उनको पता होगा प्लांट किंगडम कितना कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन जब मैं फंसी थी तब मैंने ये माइंड मैप बनाया था, और इस चीज़ की मैं गारंटी दे रही हूँ, इससे आसान तरीके से तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा। तो तुम्हें इस चीज़ का बहुत अच्छे से समझते हुए यहाँ पे फोकस करना है, इसीलिए मैं चैट बंद कर रही हूँ। प्लीज पूरा फोकस यहाँ पे कीजिएगा। प्लांट किंगडम का ये माइंड मैप तुम्हें पूरा यहाँ पे क्लास में अगर तुमने याद कर लिया तो बेटा कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत स्कोरिंग हो जाएगा तुम्हारे लिए ये टॉपिक। अगले 5 मिनट कंप्लीट फोकस यहाँ पे रखने की कोशिश करना, ठीक है। कोशिश क्या रखना रे, ओके। प्लांट किंगडम, ओके, समझते हैं।
तो ये जो प्लांट किंगडम है इसको हम लोगों ने 5 हिस्सों में विभाजित किया हुआ है। हम सबसे ज्यादा जो अंडर डेवलप्ड है हम उससे सबसे एडवांस की तरफ मूव करेंगे, जो सबसे कम डेवलप्ड है जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड है उसकी तरफ हम मूव करते जाएंगे। तो इस हिसाब से हम लोगों ने 5 इनको खंडों में डिवाइड किया है। ओके, सबसे पहले जो सबसे कम डेवलप्ड है उसको बोला जाता है थैलोफाइटा। कैसा नाम है मैम, एक दो बार पढ़ोगे ना तो तुम्हें सब आंसर तुम बढ़िया तरीके से दोगे। देखो थैलोफाइटा, थैलोफाइटा कैसा होता है, बिल्कुल इसका जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल थाली जैसा होता है, इसकी वजह से इसका नाम नहीं पड़ा, लेकिन तुम ऐसे याद रखो थाली जैसा स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसकी ना जड़ें देखने को मिलती हैं, ना पत्तियां, ना स्टेम, कुछ नहीं होता, इतना अंडर डेवलप्ड है, कुछ डेवलपमेंट नहीं है इसमें, ना जड़ ना पत्ती ना स्टेम, कुछ नहीं देखने को मिलता है। इसके अंदर पता है कौन आती है, एल्गी, काई। काई की तुमने कभी जड़ देखी है, काई की कभी तुमने पत्ती देखी है, ना जी ना, कुछ इस प्रकार की दिखती है, सबसे अंडर डेवलप्ड है। लेकिन ये प्लांट है, इसका काम क्या है, इसका काम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तुम समझोगे जब मैं बताऊंगी तब, है ना, सिर्फ पैर फिसलाने का काम नहीं करती। एल्गी आती है इसके अंदर, जिसके पास में नो रूट, नो स्टेम, नो लीफ, कुछ नहीं होता, सबसे अंडर डेवलप्ड है ये। ठीक है, अब हमने सोचा कि अब थोड़े एडवांसमेंट की तरफ बढ़ते हैं, एक कदम आगे। तो अब बात आ जाती है ब्रायोफाइटा की। ब्रायोफाइटा में हम लोगों ने बोला कि अब भैया थोड़ा एडवांसमेंट कर दो, थोड़े एडवांसमेंट के नाम पे थोड़ा पत्ती जैसा स्ट्रक्चर, थोड़ा जड़ों जैसा स्ट्रक्चर, थोड़ा स्टेम जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लोग लेकर आए। एकदम से ऐसा नहीं है कि एकदम से डेवलपमेंट में पत्तियां आ गई हैं, जड़ें आ गई हैं, नहीं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो रूट, स्टेम, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, उनके जैसे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बनने शुरू होंगे। तुमको इमेज दिखाती हूँ, तुमने देखा होगा कभी भी, तुम किसी भी ऐसे एरिया में जाओ जहां पे बारिश वगैरह बहुत होती है, वहां पे तुम ऐसा देखते हो पेड़ों के नीचे इस तरह मैट की तरह बिछा हुआ होता है, छोटी छोटी बारीक सी घास सी होती है, लेकिन घास नहीं होती है एग्जैक्टली, है ना, ऐसा तुमने एक पूरे एक मैट की तरह, एक जाल की तरह बिछा हुआ देखा होगा नीचे। ये है, इसमें छोटी छोटी पत्तियां जैसी दिख रही हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो पत्तियां नहीं होती, रूट जैसी दिख रही है लेकिन वो रूट नहीं होती। इसको मॉस बोला जाता है बेटा, मास नहीं, मॉस, ठीक है, दिस इज मॉस। और यही आता है ब्रायोफाइटा के अंदर। ब्रायोफाइटा भैया बेहतरीन चीज है। बेहतरीन क्यों? क्योंकि इनको बोला जाता है एम्फिबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एक ऐसा पॉइंटर जो एग्जामिनर ने ना जाने कितनी बार पूछा है, एम्फिबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फिबियन कौन होते हैं? जो जमीन और पानी दोनों पे रह पाते हैं। तो ये जमीन पे तो रहते हैं, लेकिन इनको पानी की आवश्यकता पड़ती है फर्टिलाइजेशन के लिए, इसीलिए दोनों पे रह रहे होते हैं ये, इसीलिए इनको एम्फिबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है। ठीक है, हमने बोला चलो थोड़ा और एडवांसमेंट करो दादा, तो और एडवांसमेंट में अब हम बढ़ते हैं टेरिडोफाइटा की तरफ। टेरिडोफाइटा में अब क्या एडवांसमेंट लेकर आए? अब इसमें आ जाती हैं प्रॉपर रूट्स आ जाती हैं, इसमें प्रॉपर पत्तियां आ जाती हैं, इसमें प्रॉपर स्टेम आ जाती है। अब अगर रूट, स्टेम्स और लीव्स प्रॉपर तरीके से आ गई हैं तो उन तक पानी और खाना पहुंचाना भी तो जरूरी है। एक टॉपिक जो हमारा बचा हुआ है प्लांट टिश्यूज का, वो हम कवर करेंगे। तो इन सारी चीजों का अगर पूरा स्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है तो उन तक हमें खाना और पानी भी तो पहुंचाने का कोई सिस्टम चाहिए, जिसको वैस्कुलर सिस्टम बोला जाता है। जाइलम और फ्लोएम जो पानी और खाना पहुंचाते हैं हर एक हिस्से तक, वो पहली बार यहां आते हैं। और ये भी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स पहली बार, वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स पहली बार यहीं आए, क्योंकि यहीं पे पूरा स्ट्रक्चर ही पहली बार डेवलप हुआ है, तो खाना पानी पहुंचाने की जरूरत ही पहली बार यहीं पड़ी है। तो वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम पहली बार टेरिडोफाइटा में आए थे। ठीक है, अब ये जो तीनों हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इन तीनों के पास बीज नहीं होते बेटा। तो मैम सारे प्लांट तो पौधे तो सारे बीज से ही उगते हैं ना, इन तीनों के पास में बीज होते ही नहीं है। ये स्पोर्स की मदद से रिप्रोड्यूस करते हैं बच्चे। सीड जैसा कोई कंसेप्ट इनके पास आया ही नहीं है। ये सीड को ऐसी चमकती हुई आंखों से देखते हैं कि देखो भैया वो कितने एडवांस प्लांट्स हैं, उनके पास सीड्स हैं, इनके पास नहीं है। तो इसीलिए इनको बोला जाता है क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो यानी हिडन, तो क्रिप्टोगैम्स हिडन गेमीट्स, ये बोला जाता है इनको। ठीक है, अब इसके बाद में अगर यानी कि अब मैं एडवांसमेंट की बात करूं तो अब एडवांसमेंट में क्या आएगा?
पत्तियां आ गई, जड़ें आ गई, स्टेम आ गई। अब एडवांसमेंट्स में सीड्स आएंगे भैया, क्योंकि सीड्स नहीं थे इनके पास में। तो अब अगला आ जाता है जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में आ जाते हैं सीड्स, लेकिन ये सीड्स कैसे होते हैं? नेकेड सीड्स होते हैं। क्या मतलब? सीड्स के ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में क्या देखा कि ओव्यूल के ऊपर ओवरी की कवरिंग थी ना, सीड के ऊपर फ्रूट की कवरिंग थी ना। यहां सीड्स के ऊपर कोई कवरिंग ही नहीं है, नेकेड सीड्स हैं यहां पे, उनको जिम्नोस्पर्म्स बोला जाता है। ठीक है, तो अब हम एडवांसमेंट अगर करें तो अब हम किस चीज को लेकर आएंगे? सीड के ऊपर कवर लेकर आ जाएंगे, यानी कि जो सबसे एडवांस्ड होते हैं उनको बोला जाता है एंजियोस्पर्म्स। ओके, और यहां पे आ जाते हैं हमारे पास में कवर्ड सीड्स। और एक फन फैक्ट बताऊं, सिर्फ इन्हीं के पास फूल आते हैं। ये सारे सिर्फ फूल हैं, यही है फूल। जैसे तुम फूल हो ना, तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम फूल हो कि फूल हो, तो उसी प्रकार से सिर्फ यही हैं जिनके पास में फूल आते हैं, बाकी सारे तो फूल बने बैठे हुए हैं। तो इसीलिए इनको बोला जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स। इसीलिए पिछले चैप्टर का हमारा टाइटल क्या था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स नहीं था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स था, क्योंकि वहां पे जो भी हो रहा था वो वहां पे हम सबसे एडवांस वालों की बात कर रहे थे। तो अगर कोई भी तुम प्लांट देखो जिसमें फ्लावर है तो उसको ऐसे अंडर एस्टिमेट मत करना, वो अपनी पूरी कैटेगरी का सबसे एडवांस्ड वाला है, पूरे प्लांट्स में सबसे एडवांस्ड है वो। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स कवर्ड सीड्स इनके पास में मौजूद होते हैं। अब ये जो दोनों हैं इनके पास में सीड्स मौजूद हैं, इसीलिए इनको स्पर्मेटोफाइट्स, क्योंकि स्पर्म लगा हुआ एंड में, या फिर फेनेरोगैम्स बोला जाता है। फेनेरोगैम्स क्यों? क्योंकि इनके पास में सीड्स मौजूद हैं। ओके, अब आप मुझे बताइए, क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी है? इज दिस थिंग क्लियर? इससे आसान तरीके से प्लांट किंगडम नहीं बताया जा सकता था। बढ़िया। प्लांट किंगडम की डिटेलिंग हम लोग अगले लेक्चर में देख लेंगे। क्वेश्चंस करते हैं अभी थोड़े, देखती हूं कितना तुम लोगों को समझ में आया है। इसको अच्छी तरह से बना लेना। चलो, विच किंगडम डज द ऑर्गेनिज्म पैरामीशियम बिलोंग टू? पहला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारी स्क्रीन के सामने। याद कैसे होगा? रिवाइज करके होगा, और क्या, एक दो बार देखोगे तो हो जाएगा याद। डन, सॉर्टेड। ओके, देखते हैं। स्टॉपिंग द पोल सही जवाब यहाँ पे क्या जाएगा? विच किंगडम डज द ऑर्गेनिज्म पैरामीशियम बिलोंग टू? ऑप्शन नंबर सी प्रोटिस्टा यहाँ जवाब जाएगा। मोनेरा कैसे जवाब लगा सकते हो? मैंने बताया था ना, अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना, प्रोटिस्टा के एग्जांपल्स हैं, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, याद करते चलो बच्चे। इसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द किंगडम मोनेरा? हाँ, मैं करवा दूंगी बच्चे रिवाइज, डोंट वरी। ऐसा टॉपिक है जिसमें बस एक बार रिवीजन करेंगे ना तो हमारा सब सॉर्टेड हो जाएगा। तुम लोगों को कॉपी बंद करने के बाद में एक बार दिमाग में सोचना पड़ेगा कि आज क्या क्या पढ़ा है। मैम हम बड़े आलसी हैं, यही तो नहीं होता हमसे, करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम मोनेरा, और मोनेरा के अंदर सारे कौन आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं, यानी कि स्टॉपिंग द पोल सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट ऑर्गेनिजम्स 83.12। थैंक यू। मल्टी सेलुलर आया तो पहले ही कैंसिल कर दो भैया। ओके, अगला सवाल देखते हैं। इन विच किंगडम आर ईस्ट एंड मोल्ड्स क्लासिफाइड? बताइए। यहां पे क्या जाएगा हमारा सही जवाब?
ओके, स्टॉपिंग द पोल सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फंगस मोल्ड। यहाँ पे कौन से मोल्ड की बात करी जा रही है? ब्रेड मोल्ड की बात करी जा रही है। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन किंगडम प्रोटिस्टा? सारा माइंड मैप से हो जाएगा हमारा सोल्व। रिफ्रेश कर लो बच्चे, अगर कुछ भी बच्चों के पास में जा रहा है यानी मेरी तरफ से चल रहा है पोल। एक बार देखो इसको, क्वेश्चन को रिफ्रेश कर लिया? चलो इस क्वेश्चन के बाद में मैं भी रिफ्रेश कर लूंगी, ठीक है तुम्हारे लिए। ओके, वेरी गुड, शाबाश। सही जवाब क्या जाएगा? स्टॉपिंग द पोल, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दे आर यूनिसेलुलर एंड दे हैव अ न्यूक्लियस, यानी कि वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। शाबाश। इसके बाद में अगला आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर जिम्नोस्पर्म्स। अभी हम लोगों ने प्लांट किंगडम पूरा अच्छे से कवर भी नहीं किया है, फिर भी हम लोग सिर्फ माइंड मैप की मदद से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ट्रू फॉर जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स वो थे जिनके पास में सीड्स आ गए थे इवेंचुअली। डन, ओके। सही जवाब यहाँ पे हमारा क्या जाएगा? स्टॉपिंग द पोल। हाँ जी, ए और बी में क्यों कंफ्यूजन हो रहा है? जिम्नोस्पर्म्स वो होते हैं जिनके पास सीड्स के ऊपर कवरिंग नहीं होती, यानी कि सीड्स के ऊपर फ्रूट्स मौजूद नहीं होते। ऑप्शन नंबर बी विल बी और करेक्ट आंसर। उनके पास फ्लावर्स नहीं होते, फ्लावर्स सिर्फ और सिर्फ किसके पास में होंगे? एंजियोस्पर्म्स के पास होते हैं फ्लावर्स सिर्फ बच्चे। ठीक है, इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं, और कौन सा तुम बता सकते हो? हाँ, ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ द प्लांट फाइलम ब्रायोफाइटा। प्लांट फाइलम यानी देखो किंगडम के अंदर जो फर्दर डिविजन है, फाइलम ही बोला जाता है ना उनको, बताइए। रेहान बेटा, ज्यादा ज्ञान मत बांटो, है ना? पता चला ज्ञान बांटने की क्षमताएं छीन ली गई तुमसे। बताइए यहाँ पे सही जवाब क्या जाएगा? फाइलम ब्रायोफाइटा। एक एक करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ओके, स्टॉपिंग द पोल सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 62.82। देखें, वैस्कुलर टिश्यूज आर प्रेजेंट, नहीं भैया, ब्रायोफाइट्स में वैस्कुलर टिश्यूज अभी तक आए नहीं हैं, और फर्दर एडवांसमेंट के बाद आते हैं। सीड्स एंक्लोज्ड विद इन फ्रूट्स, नहीं भैया, सीड्स ही नहीं होते। दे डू नॉट डिपेंड अपॉन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, अरे दे डिपेंड अपॉन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, इसीलिए तो उनको एम्फीबियंस बोला जाता है। ठीक है, तो सही जवाब क्या जाएगा? दे रिप्रोड्यूस वाया स्पोर्स, इसीलिए उनको क्रिप्टोगैम्स बोला जाता है। राइट। क्वेश्चंस और कितने हैं हमारे पास में? रुको, मैं एक बार पोल रिफ्रेश कर लूं तुम लोगों के लिए। कहाँ गया? कहाँ है तुम्हारा बैच? नीचे गया क्या? वो लाइट की वजह से। ये रहा। चलो, मैंने पोल रिफ्रेश कर लिया है, अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, अगला सवाल देखते हैं। Lichens are the symbiotic association between। ओके, बढ़िया, हो गया ये सॉर्टेड।
सही जवाब क्या जाएगा? स्टॉपिंग द पोल ऑप्शन नंबर है, दैट इज फंगस और एल्गी के बीच में, या फिर एक साइनोबैक्टीरियम जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। विच किंगडम इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स दैट आर यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक? आखिरी क्वेश्चन। बेटा यहाँ से तो 0% अगर आता तो फिर मेरी तरफ से नहीं चल रहा होता, वहां पे शायद तुम्हारे नेटवर्क का इशू है। यहाँ से अगर एक के पास भी जा रहा है यानी मेरी तरफ से तो सिग्नल जा ही रहा है ना। स्टॉपिंग द पोल सही जवाब यहाँ पे क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मोनेरा विल बी योर करेक्ट आंसर हियर। 58.36 यूनिसेलर। तुम्हें अभी तक ये नहीं पता है? आखिरी क्वेश्चन सबसे आसान दिया था, उसी में तुम लोग दिक्कत परेशानी दे दियो। चलो, तो आज के लिए इतना ही हम लोग काफी रखते हैं। लीडर बोर्ड देख लेते हैं, एक बार क्विक रिवीजन करें। हम लोगों ने ये समझा कि सारे स्पीशीज को हम लोग को ऑर्गेनाइज करके रखना जरूरी है। तो आर.एच. विट्टेकर ने हम लोग को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, 5 खंडों में सारे ऑर्गेनिजम्स को विभाजित किया ऑन द बेसिस कि उनका सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है एंड उनका डेवलपमेंट कैसा है, यानी कि लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स है या हायर है, इस बेसिस पे। तो 5 किंगडम्स हमारे पास में थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल्स और प्लांट्स। प्लांट्स में हम लोगों ने फाइलम्स देखे, कौन कौन से? थैलोफाइटा जिसमें बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं था, उसके बाद में ब्रायोफाइटा, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट, टेरिडोफाइटा, पत्तियां वगैरह सब आ गई हैं, जिम्नोस्पर्म सीड्स आ चुके हैं और एंजियोस्पर्म सीड्स के ऊपर कवर भी आ चुका है। 3 को यहाँ पे जिनके पास सीड्स नहीं होते उनको बोला जाता है क्रिप्टोगैम्स, यानी कि हिडन गैमीट्स जिनके पास स्पोर्स की मदद से रिप्रोड्यूस करता है। और जो आखिरी के 2 हैं हमारे पास में, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, उनके पास में सीड्स होते हैं, इसीलिए उनको फेनेरोगैम्स बोला जाता है। मैम आप क्या बोल रही हो? हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो रैंक डिसाइड करेंगे। हमें कोई मतलब नहीं है आप क्या बोल रही हो, हम रैंक डिस्कस करेंगे, हमारे पास तो यही काम है, भले मेन एग्जाम में रैंक आए ना आए, क्या मतलब है उससे। चलो लीडर बोर्ड देखते हैं। सलोनी, शुभ, वैभव, नवजोत, आदित्य, रवीना, कशिश, शीतल, महिमा और अपूर्व 13 on 13 सही है, टॉप 8 बच्चों के। तो जो ये टॉप 10 में आते हैं ना, सिर्फ वही यहाँ पे अपनी रैंक बताया करें, बाकी तुम्हारी रैंक या नंबर इतने अच्छे नहीं है जो तुम यहाँ पे प्रदर्शनी करते हो। टॉप 10 में आओ तो यहाँ पे अपनी रैंक या नंबर बताओ, और कोई नहीं, ठीक है। चलो पिटारा देखें, और पिटारे के लिए मैं चैट ऑफ करूंगी क्योंकि मेरा दिमाग डाइवर्ट होगा तो दिक्कत परेशानी होगी, और डाइवर्ट होने से ही आज का पिटारा रिलेटेड है हमारा। एक काफी क्लीशे सी चीज है जो बचपन से सुनते आए हैं कि जरूरी है, लेकिन क्यों है, क्या है, इस चीज को समझो जरा ध्यान से। 100 साल पहले एक इंसान थे जो कि राइटर थे, बहुत डिस्टर्बेंस होता था उनको लिखने में कि भैया कहीं गाड़ी की आवाज़ आ गई, कहीं गेट बंद होने की आवाज़ आ गई, कहीं घर वालों की आवाज़ आ गई, तो बहुत डिस्ट्रैक्ट होते थे, इरिटेट हो जाते थे कि यार मैं लिख रहा हूँ, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक वुड का मास्क बना लिया, ठीक है, और उसको ऐसे पहन लिया, और उसमें 2 आँखों के लिए छेद थे और एक ऑक्सीजन के लिए जगह थी। तो उन्होंने सोचा कि अब तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा यार, अब तो बढ़िया हो गया, अब तो कोई आवाज़ नहीं आएगी। फिर उन्होंने लिखना शुरू किया तो वो ख्यालों में खो गए, उसके ख्यालों में, इसके ख्यालों में, यानी कि एक्चुअल डिस्ट्रैक्शन कहाँ था, एक्चुअल डिस्ट्रैक्शन यहाँ था, इसको कैसे बंद करोगे। हमेशा सिर्फ डिस्ट्रैक्शन आसपास नहीं होते, सबसे मेजर डिस्ट्रैक्शन हमारा यहाँ मौजूद होता है, यानी कि हम एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते। अब तुम्हारी ही बात करूँ तो यहाँ पे मैं कुछ पढ़ा रही हूँ और तुम्हारा फोकस कहाँ है, इससे बात कर लेता हूँ, उससे बात कर लेता हूँ, आज ये भी आएंगे, आज भी राहुल सर आएंगे क्या, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अरे कहाँ फोकस करना है, कहाँ फोकस कर रहे हो भाई। यानी कि फोकस थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है। तो एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये पता चला कि आजकल इंसानों का फोकस सिर्फ 9 सेकंड का हो गया। 9 सेकंड का फोकस गोल्ड फिश का होता है, तो पता है। तो गोल्ड फिश इसका हमें ये बोलने लग गए कि गोल्ड फिश जितना ही हमारा फोकस टाइम है। एक्चुअल में इंसान का फोकस टाइम काफ़ी अच्छा खासा है, हमें बस प्रैक्टिस नहीं है। और हमें ये पता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो तुम परफेक्ट होते ही जाओगे। तो प्रैक्टिस हमें करनी है फोकस करने की, तो यही मेडिटेशन होता है। बेटा ये जो दिमाग है ये तुम्हारा एक बेहतरीन मशीन है, तुम इसको कैसे इस्तेमाल करते हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको सिखाओ, भगवान ने एक मशीन बनाकर तुम्हें दे दी है, तुम्हें उसको चलाना आना चाहिए। अगर तुम उसको चलाना सीख गए तो वाह जी वाह, फिर कोई नहीं रहे तुम्हें रोकने वाला। तो मैं तुमसे दिन के सिर्फ कितने मिनट मांग रही हूँ, आधे घंटे, 1 घंटे का मेडिटेशन नहीं, 2 मिनट के मेडिटेशन से शुरू करोगे तुम मेरे बच्चे,
2 मिनट बस, ठीक है। कैसे करना है मेडिटेशन? आंखें बंद करके ऐसे करके बैठ जाएं। सोच तो तुम कुछ और रहे होगे कि धुरंधर देख ली होगी, इसने देख ली, उसने देख ली, या फिर आज इसकी कैंसिल हो गई क्लास, या फिर उसका कैंसिल हो गया क्लास, या फिर आज उससे बात नहीं हुई, उससे बात नहीं हुई, इंस्टाग्राम हैंडल इसका ले लेता हूँ। ये सब चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। अब तुम आधे घंटे बैठे रहो, तुम एक दिन बैठे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। यानी कि तुम्हें आंखें बंद करके फोकस किस चीज़ पे करना है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे करना है, तुम्हें फोकस करने की प्रैक्टिस करनी है। तो एक इनबिल्ट तो हमारे पास में मैकेनिज्म है ही, सांस लेना सांस छोड़ना। तो तुम कितने भी सेकंड सांस लेकर सांस छोड़ने की प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने 4 सेकंड की सांस ली, तुमने 7 सेकंड को एक्सहेल किया, तो तुम फोकस कर रहे हो अपने ब्रीदिंग पैटर्न पे। वैसे यूट्यूब पे तुम्हें और भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। जैसे तुम अगर उस पर डालोगे 3 मिनट मेडिटेशन साउंड, तो 3 मिनट का मेडिटेशन साउंड मिल जाएगा। तो तुम सिर्फ उस पर फोकस करो और किसी चीज पे फोकस मत करो। यानी कि तुम्हें सिर्फ फोकस करने की प्रैक्टिस करनी है। और ये 2 मिनट की प्रैक्टिस तुम 15 दिन तक करो। अगले 15 दिन तुम 3 मिनट फोकस करने की प्रैक्टिस करो। इस प्रकार से सीन हो जाएगा। धीरे धीरे करके 1-1 मिनट बढ़ाते जाओ। मैं कौन सा तुमसे आधा घंटा मांग रही हूँ। ये 2 मिनट तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ाएंगे। और एक बार तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई ना बेटा, तो फिर कोई रोकने वाला है क्या हमें? फोकस करना सीख जाओ। तुम भले ही ड्राइंग कर रहे हो तो तुम उस चीज पे फोकस कर पाओगे। तुम कोई गेम खेल रहे हो तो तुम उस चीज पे फोकस कर पाओगे। तुम पढ़ रहे हो तो तुम उस चीज पे फोकस कर पाओगे। यानी कि बात सारी है कि तुम फोकस कितना कर पा रहे हो। जितना फोकस उतना तुम उस चीज में बेटर हो जाओगे। क्या ये चीज समझे? तो प्रॉमिस करो मुझसे कि कल से मेडिटेशन की शुरुआत करोगे, फोकस करने की प्रैक्टिस करोगे, एक जगह पे फोकस हो पाए, डिस्ट्रैक्ट ना हो हम ज्यादा। क्योंकि हमारे आसपास की दुनिया वही है जिस पे हम फोकस करते हैं। अगर हम आसपास की किसी चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे तो हमारी दुनिया सिर्फ वही होगी जहाँ पे हम जिस चीज़ पे फोकस करना चाह रहे हैं। तो प्रैक्टिस करो कल से, है ना। और प्रॉमिस करो मुझसे कि कल से करोगे मेडिटेशन। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट मांग रही हूँ मैं तुमसे। ठीक है बच्चे? ओके, वेरी गुड। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग कि हमारे शरीर को हमें कैसे सही रखना है। क्यों? क्योंकि अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। ये हेल्दी रखना है तो वो शरीर हेल्दी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी के साथ में आज का चैप्टर, हम आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ वैसा मैं बोल चुकी हूँ। सो टेक केयर एवरीवन, साइनिंग ऑफ टिल देन, बाय बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम। कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। मिलते हैं हम लोग कल रात 7:45। डाइवर्सिटी में प्लांट डाइवर्सिटी को कवर करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।